नमस्कार साथियों, आज हम लोग कॉलोनियलिज्म अर्थात उपनिवेशवाद के बारे में बात करेंगे। अक्सर इस कॉन्सेप्ट पे का प्रयोग हम लोगों को करना पड़ता है, लेकिन क्या इसके अर्थ को वास्तव में हम लोग ठीक से समझते हैं? उपनिवेशवाद क्या है, क्यों ये शुरू किया गया, कैसे इसका अभ्युदय हुआ, इसका अंत कैसे हुआ और आगे चल के उत्तर उपनिवेशवाद और डी कॉलोनियलिज्म वगैरह के कॉन्सेप्ट्स कैसे आए, उसके बारे में थोड़ा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि उपनिवेशवाद क्या चीज़ है, कॉलोनियलिज्म क्या चीज़ है। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कि किसी एक संप्रभु राज्य के द्वारा किसी दूसरे संप्रभु राज्य के क्षेत्र पर अधिकार करना, उसके लोगों पे आधिपत्य स्थापित करना, उनके लोगों को अपना गुलाम बना लेना, उनकी पूरी जनसंख्या को अपने नियंत्रण में ले लेना, और इतना ही नहीं, उसके बाद उनका पूरा शोषण करना, उस पूरे क्षेत्र का शोषण करना, उस पूरी जनसंख्या का शोषण करना, उस पूरी अर्थव्यवस्था का शोषण करना, हर प्रकार का शोषण करना, जैसे कि शक करना होता है, उस प्रकार से किसी का शोषण करने का जो भाव होता है वो एक कॉलोनियलिज्म में या उपनिवेशवाद में आता है। तो आप इसमें ये तो मानी के चलिए कि इसमें दो सत्ता के केंद्र हैं या दो केंद्र हैं, क्षेत्रीय या भौगोलिक, चाहे वो पास के हों चाहे वो दूर के हों। अगर भारतीय संदर्भ में हम लोग बात करें तो हम लोग इंग्लैंड का उदाहरण बखूबी जानते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक दूर देश से रहने वाला, एक दूर देश का एक देश संप्रभु राष्ट्र जो है, भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र पे आके और उसने यहाँ पे उस पूरे राष्ट्र को अपना एक प्रकार से आधिपत्य स्थापित कर दिया, अपना गुलाम बना लिया। तो कॉलोनाइजर के लिए, अब अगर हम अपने भारत का उदाहरण लें और इंग्लैंड का उदाहरण लें, इस संबंधों का उदाहरण लें, तो कॉलोनियलिज्म आपको एक रिलेशनशिप की तरह से दिखाई देती है, जो कि मास्टर सर्वेंट रिलेशन के रूप में हम उसको देख सकते हैं। और इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई संप्रभु राष्ट्र ही इसकी शुरुआत करे। जैसे अगर हम लोग इंग्लैंड के केस में भारत के केस को, इंग्लैंड और भारत के केस दृष्टांत को देखें तो हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत पहले एक कॉमर्शियल एंटिटी अर्थात एक ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाने वाली एक कंपनी ने शुरू किया, जिसने कि अपने वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आगे धीरे धीरे यहाँ पे अपना आधिपत्य और प्रभाव स्थापित करना शुरू किया। उसके कुछ लड़ाके थे जो कि राजाओं से पहले कंसेशंस लेते थे, उनके दरबार में जाते तो फिर घुस के धीरे से उनके ऊपर तरह तरह के प्रेशर डाल के या किसी एक राजा का दूसरे राजा के विरुद्ध फेवर करके उससे कुछ कंसेशंस हासिल करते थे, कुछ क्षेत्र मांग लेते थे और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते थे। और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से भारत में शुरुआत की, न केवल अपने वाणिज्यिक उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश की, बल्कि धीरे धीरे उन्होंने क्षेत्रीय आधिपत्य भी स्थापित कर लिया। क्षेत्रों पे भी लगान वसूल करने का, टैक्स वसूल करने का उन्होंने धीरे धीरे राइट प्राप्त कर लिया और धीरे धीरे उन्होंने अपने को क्षेत्रीय एक प्रकार से ऑटोनोमस पावर के रूप में यहाँ पे स्थापित किया, जो कि कालांतर में जल के फिर 1857 में, जैसा कि आपने देखा कि जब विद्रोह हुआ तो फिर ब्रिटिश क्वीन ने उसको टेक ओवर कर लिया और इंग्लैंड पूरा का पूरा एक संप्रभु राष्ट्र, भारत के संप्रभु राष्ट्र पे एक उसने आके नियंत्रण कर लिया। तो ये तो होता है कॉलोनियलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें दो तीन प्रश्न उभरते हैं कि क्यों ये कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट अभ्युदय हुआ, क्यों ये आया ही। इसके कई कारण होते हैं। इसमें एक तो भावना ये होती है कि शुरू में जब भी इसकी शुरुआत होती है, किसी क्षेत्र को जब आप उस पर नियंत्रण करने की बात सोचते हैं, उस पर कब्जा करने की बात सोचते हैं, तो आपके मन में सबसे पहली जो धारणा आती है वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की आती है कि वहाँ चल के हम लूटेंगे, वहाँ चल के हम बहुत पैसा पैदा करेंगे, वहाँ के लोग बड़े रिच हैं, हम उनके इस रिच पे जो है अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे। तो भौगोलिक आधिपत्य अपने आप में कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, लेकिन भौगोलिक आधिपत्य के माध्यम से आप वहां का आर्थिक शोषण या आर्थिक दोहन करना चाहते हैं, जैसा कि इंग्लैंड और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और फिर कालांतर में ब्रिटिश साम्राज्य ने हम भारत के लोगों का किया या भारत के क्षेत्र का किया। दूसरा,
इसमें मिलिट्री एक्सपेंशन का भी भाव होता है कि अगर आप बहुत पुराने काल में जाएं, यूनान में जाएं, अगर आप रोमन्स को देखें, ऑटोमन एम्पायर को देखें, तो उसमें ये सब तो भाव था ही, लेकिन ये भी राजाओं में एक भाव होता था कि अपना प्रभाव का विस्तार करना है। जाहिर है कि उस प्रभाव के विस्तार करने में आर्थिक और बहुत सारी और चीज़ें तो प्राप्त होती थी, लेकिन एक भाव ये भी रहता था कि आई एम वेरी पावरफुल, मेरा आधिपत्य बहुत सारे क्षेत्रों पर स्थापित हो गया है और इसलिए हम लोग मिलिट्री एक्सपेंशन करने के लिए मिलिट्रीली एक्सपेंड करेंगे और अपने मिलिट्री एक्सपेंशन के माध्यम से हम वहाँ के क्षेत्रों पे अपना प्रभाव स्थापित कर लेंगे। तो ये तो एक आर्थिक कारण और मिलिट्री कारण हुआ, लेकिन इससे भी गहरा जो प्रभाव या कारण होता है वो ये होता है कि हम अपने को कल्चरली या सिविलाइजेशनली बहुत सुपीरियर मानते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो बहुत सुपीरियर है दूसरे और लोगों के सिविलाइजेशन से, और लिहाजा हमको उनको और सिविलाइज करने का एक राइट है। तो एक ये भी भाव होता है कि हम अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, अपने जो भाषा का प्रचार प्रसार करें। आज आप जानते हैं कि पूरे विश्व में इंग्लैंड का एक ज़माने में शासन हुआ करता था, कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज डूबता ही नहीं है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जहाँ सूरज चमकता है 24 घंटे, वहाँ ब्रिटेन का साम्राज्य अमेरिका से लेके और ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था। तो इस प्रकार से ये एक भाव होता है कि हम अपने संस्कृति का भी एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें न केवल क्षेत्रीय आधिपत्य और आर्थिक दोहन करते हैं, ये भी करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें कि इसका जो औचित्य दिया जाता है वो बहुत ही हास्यास्पद भी है और बड़ा मनोरंजक भी है। वो हास्यास्पद इसलिए है कि जो कॉलोनाइजर होता है, जो देश दूसरे क्षेत्रों पे अपना आधिपत्य या शासन स्थापित करता है, वो इसको जस्टिफाई करता है कि साहब हम जो है सिविलाइजिंग मिशन पे हैं, अर्थात दूसरे लोगों को हम और सिविलाइज्ड बनाएंगे, मानवता को और मानवतापूर्ण बनाएंगे। मतलब उसका देखिए आप आर्गुमेंट, उसकी भावना दूसरी है, आर्थिक शोषण और दोहन की है, लेकिन वो अपने को सिविलाइजेशनल मिशन पे मान के चल रहा है कि साहब मैं तो मेरा आई हैव ए सेल्फ इम्पोज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई सेल्फ कि मैं दूसरे लोगों को और बेहतर बनाऊं, दूसरी संस्कृतियों को और बेहतर बनाऊं, दूसरे लोगों को और शिक्षित बनाऊं, दूसरे लोगों को और सिविलाइज बनाऊं। अपने ऊपर एक सेल्फ इम्पोज्ड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेता है, जिसको कि वाइट बर्डन कहा जाता है। कि वाइट बर्डन जो गोरे लोग थे, उन्होंने सोचा कि यूरोप के लोगों ने सोचा कि हम पूरे विश्व को और सिविलाइज बनाने की कोशिश करें। तो ये होता है इसका व्हाट हैव आई। अब आइए देखते हैं कि हाउ ये सारा प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे हुआ। अगर आप वास्तव में इसमें जाएं, इसके गहराई में जाएं उपनिवेशवाद के, तो आपको इसके रूट्स बहुत पुराने भी दिखाई दे जाएंगे। अर्थात प्राचीन यूनान में इसके रूट्स दिखाई दे जाएंगे। आपको एथेंस और स्पार्टा की लड़ाई तो याद ही होगी, जिसमें वो काठ के घोड़े वाला कॉन्सेप्ट, तो कहानी तो हम सब लोगों ने सुनी ही है। इसी प्रकार से रोमन्स जो हैं, ऑटोमन एम्पायर हैं, ये सब लोग, इवन अगर भारत का उदाहरण लें तो भारत में अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे, और किसी राजा के चक्रवर्ती प्रतापी राजा होने का वो एक अंतिम ख्वाब होता था कि अश्वमेध यज्ञ हमने किया भाई, कि सारे दिशाओं में हमारा साम्राज्य फैल गया, और साम्राज्य फैलना एक अपने राजा की पदवी का भी संकेतक था। तो ये जो हम लोग पहले कह चुके हैं कि प्रभाव में, मिलिट्री में, एक्सपेंशन में बहुत सारी चीज़ें उसमें समाहित होती थी। तो ये भारत में भी इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से। लेकिन जो मॉडर्न कॉलोनियलिज्म है, जो आधुनिक उपनिवेशवाद है, ये हमको 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, या आप 15वीं शताब्दी की शुरुआत से कह सकते हैं, दिखाई देता है, जिसमें कि पुर्तगाल से शुरुआत इसकी होती है। और प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जो था, उसने सबसे पहले इसको 14वीं शताब्दी में एक प्रकार से इसकी शुरुआत की। लेकिन जो पुर्तगाईज थे और जो स्पेनिश थे, ये दोनों ही इन्होंने लीड ली। नॉर्मली कालांतर में आप देखिए कि इंग्लैंड ने इन सबको पिछाड़ दिया, इंग्लैंड ने इन सबको पीछे छोड़ दिया। सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन इंग्लैंड का हुआ है, लेकिन जो शुरुआत हुई है वो पुर्तगाल और स्पेन ने किया है। और
इन्होंने ये सबसे पहले ग्लोबल कॉलोनाइजर्स के रूप में इनको हम कह सकते हैं, जो कि कालांतर में जिसको ओवरटेक कर लिया इंग्लैंड ने। 16वीं शताब्दी में इसमें और गति आ गई। 16वीं शताब्दी गति इसलिए आ गई कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए बहुत सारे, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे नए नए नेविगेशन के इंस्ट्रूमेंट्स बने, बहुत सारे तेज़ चलने वाले जहाज बने, और उससे जो है प्रोजेक्ट कोलोनियलिज्म खासतौर से जो यूरोप में फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, पुर्तगाल है, इंग्लैंड, ये इन सब लोगों ने बहुत जो है ज़्यादा तेज़ी से जो है पूरे विश्व में अपने कोलोनियलिज्म का प्रसार किया। अब आइए देखते हैं कि क्या कोलोनियलिज्म के कुछ प्रकार भी होते हैं, कोई टाइप्स ऑफ कोलोनियलिज्म होते हैं। कोलोनियलिज्म के उपनिवेशवाद के 4 मूल प्रकार माने गए हैं। पहला है सेटलर्स कोलोनियलिज्म, अर्थात एक क्षेत्र के निवासी किसी दूर सुदूर देश में या प्रदेश में जाके वहाँ पे सेटल डाउन कर जाते हैं और वहाँ पे सेटल करके अपना वर्चस्व धीरे धीरे स्थापित करते हैं और अपना जो लोकल कॉलोनीज हैं, जो लोकल इन्हेबिटेंट्स हैं, उनको वो डिस्प्लेस कर देते हैं, मार्जिनलाइज कर देते हैं, हरा देते हैं शक्ति में, और उसमें न केवल वो सेटल डाउन करते हैं बल्कि उस क्षेत्र पे पूरा अपना आधिपत्य और अधिकार भी जमा लेते हैं। इसको सेटलर कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। दूसरा है एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म। एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कि हमारा कोई सेटल करने का इरादा नहीं है, लेकिन हम एक्सप्लॉयट करने के इरादे से जा रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों पे कब्जा करने, दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने। और यूरोपियन जो कॉलोनियलिज्म है वो ज़्यादातर एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल में ही आता है, एक्सप्लॉयटेशनल कॉलोनियलिज्म के ही श्रेणी में आता है। तीसरा होता है सरोगेट कोलोनियलिज्म। सरोगेट, जैसे आजकल सरोगेट मदर्स का आपने नाम सुना होगा, उसी प्रकार से सरोगेट कोलोनियलिज्म होता है कि कोई एक विदेशी शक्ति किसी एक विशेष प्रकार के लोगों के लिए एक सपोर्ट एक्सटेंड करता है और उनको एक पर्टिकुलर खास क्षेत्र में सेटल करके और उनका वर्चस्व या उनको एक संप्रभु देश के रूप में आगे बढ़ाना चाहता है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है इस ज्यूज का जो इजराइल राज्य बना। आप जानते हैं इजराइल कोई राज्य नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका, पूरे ज्यूज पूरे विश्व में फैले हुए थे। अमेरिका ने इसमें जो है लीड ली और उन्होंने इस प्रकार से मोटिवेट किया और कहा कि पैलेस्टीन में एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र में कि आप लोग सेटल डाउन हो, और धीरे धीरे ज्यूज का वहाँ कंसंट्रेशन बढ़ने लगा और उसके बाद उन्होंने उस पूरी एरिया को एक प्रकार से अपना एक राज्य संप्रभु राज्य घोषित कर दिया। अमेरिका ने खट से उसको मान्यता दे दी और इस प्रकार से इसको सरोगेट कोलोनियलिज्म कह सकते हैं कि एक सुदूर देश में जाके एक पूरे विश्व में फैले हुए किसी प्रजाति को आपने एक पर्टिकुलर स्थान पे जो है एक संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। इसी प्रकार से वाइट सेटलमेंट इन साउथ अफ्रीका भी एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है कि साउथ अफ्रीका सुनने से ऐसा लगता है जैसे कोई कालों का देश होगा, श्वेत लोगों का देश नहीं होगा, लेकिन अगर आप वाइट सेटलमेंट्स को देखिए साउथ अफ्रीका में तो आपको लगेगा कि ये तो कोई अंग्रेज़ों का देश है। तो ये इस प्रकार के उदाहरण सरोगेट कोलोनियलिज्म में आपको दिखाई दे जाते हैं। और फाइनली चौथा होता है इंटरनल कोलोनियलिज्म। इंटरनल कोलोनियलिज्म का मतलब होता है कि एक ही देश में विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे क्षेत्रों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। श्रीलंका इसका उदाहरण है। एक प्रजाति के लोग दूसरे प्रजाति के क्षेत्र के प्रजाति के लोगों के ऊपर से वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये 3-4 प्रकार के कोलोनियलिज्म को टाइपोलॉजी आप देख सकते हैं। अब इसका संक्षेप में इम्पैक्ट देख लेते हैं और कैसे ये अंत हुआ पूरा प्रोजेक्ट कोलोनियलिज्म। देखिए इम्पैक्ट इसके पॉजिटिव भी कुछ है और नेगेटिव तो ज़्यादा है ही है, लेकिन कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ये माने जाते हैं कि जैसे उपनिवेशवाद से एक ये भी चीज़ हमको ध्यान में रखनी होती है कि जो आला कंट्रीज़ हैं, अर्थात अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इनको आला कंट्रीज़ बोलते हैं। इनका एब्रिवेटेड फॉर्म ए फॉर एशिया है ना, A for Africa and LA for Latin America। तो आला कंट्रीज़ में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं इसमें ज़्यादातर आप देखते हैं कि ये कोलोनियलिज्म का तांडव दिखाई देता है। और इन आला कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ भी कोलोनियलिज्म गया वहाँ कम से कम इतना तो हुआ ही कि जो कोलोनाइजर्स थे उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को हमने बोरो किया और वहाँ पे धीरे धीरे डेमोक्रेसी का भी अंकुर हुआ। एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ लेकिन डेमोक्रेसी का भी अंकुरण हुआ, धीरे धीरे हुआ, बहुत स्लोली हुआ। दूसरा कि ये भी कहा जाता है कि भाई जो लोग कॉलोनाइजर्स थे
वो चाहे अपने ही इंटरेस्ट के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ डेवलपमेंट्स तो किए, कुछ नीड्स जो वहाँ की देखी उसको उन्होंने अटेंड तो किया। जैसे कि रेल की लाइन बिछाना भारत में, तो रेल की लाइन बिछाने में कोई उनको ये नहीं इंटरेस्ट था कि साहब यहाँ का कोई हम रेल की लाइन बिछा के यहाँ का विकास करें, लेकिन उनको ट्रांसपोर्ट में अपने सामानों को एक जगह से दूसरे ले जाने में, कारखाने से बंदरगाह तक ले जाने में एक सुविधाजनक चाहिए, इसलिए चाहिए। तो धीरे धीरे अपने हित में ही उन्होंने किया, लेकिन उससे भी थोड़ा बहुत हमारे देश का विकास हुआ। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट माने जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो निगेटिव इम्पैक्ट हैं कि हमारा आर्थिक दोहन होता है, जो नेटिव्स होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, उनका जो कॉलोनाइज़र है, जो मास्टर है, वो आर्थिक दोहन करता है, वो वायलेंस करता है, नाना प्रकार के वायलेंस करता है, अकाउंटेबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी कोई फुल फ्लेजेड तो होती नहीं। इंग्लैंड में जैसे डेमोक्रेसी फुल फ्लेजेड थी, लेकिन जहाँ जहाँ इंग्लैंड का शासन था, जहाँ जहाँ उसके कॉलोनीज थे, वहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं थी। वहाँ तो वो मनमाने ढंग से अपना शासन किया करते थे, अपनी कल्चरल हेजिमनी स्थापित करते थे। और इसी के साथ साथ जो बहुत सारे वहाँ से चीज़ें आती हैं, घोड़े आए, हाथी आए, ये आए, वो आए, मनुष्य आए, वो अपने साथ कुछ ऐसी डिजीज़ेस भी लाते हैं जो कि उस क्षेत्र में पहले नहीं होती हैं, जो कि उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको झेलना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं और एक माइंडसेट वो आपको दे जाते हैं। जैसे भारत में आज आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अंग्रेजी बोलने में अपने को बहुत सुपीरियर महसूस करते हैं, या इंग्लिश ड्रेस पहनने में अपने को बहुत सुपीरियर महसूस करते हैं। तो ये क्या है? ये एक माइंडसेट है। हमने क्यों अंग्रेजी बोल के बहुत हम सुपीरियरिटी तो विचार में होती है, सुपीरियरिटी तो ज्ञान में होती है, सुपीरियरिटी आपके अंग्रेजी बोलने से नहीं होगी। अंग्रेजी बोलना आपको जरूर आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप अपनी हिंदी को, अपनी तमिल को, अपनी पंजाबी को, अपनी बंगाली को, अपनी मलयालम को आप क्यों छोटा समझें, क्यों हल्का समझें? ऐसा आपको नहीं समझना चाहिए। लेकिन ये माइंडसेट हो जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी बोल के हम बहुत विद्वान या बहुत अपने को महान साबित कर सकते हैं। ये भाव हमारे अंदर है, कहीं ना कहीं अंदर गिरा हुआ, चाहे हम इसको स्वीकार करें चाहे ना करें। अब बात आती है कि ये कैसे कैसे धीरे धीरे कॉलोनिज्म खत्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 1945 से 1960 का जो एरिया है, इसमें लगभग 3 दर्जन जो राज्य हैं आला कंट्रीज में, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 3 दर्जन का मतलब करीब 36 के आसपास जो राज कॉलोनीज थे, धीरे धीरे वो स्वतंत्र हुए और एक लंबी प्रक्रिया से स्वतंत्र हुए, कुछ संघर्ष से स्वतंत्र हुए, लेकिन हुए। तो हमको दिखाई देता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो 15 वर्ष का काल है, उसमें बहुत सारे देशों में कॉलोनिज्म का अंत हुआ। चाहे भले ही वो नए स्वरूपों में प्रकट हो गया हो, लेकिन कम से कम जो फिजिकल कंट्रोल था एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र पे, वो खत्म हुआ। हालांकि जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ जिसको हम लोग कहते हैं, यूएनओ में अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों को उन्होंने लिस्ट किया हुआ है जो कि अभी भी सेल्फ गवर्निंग नहीं है। कभी 15, कभी 16 इस तरह के संख्या आते हैं सेल्फ, जिसमें कि कुछ का मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूँ। जैसे फॉकलैंड है, साउथ अटलांटिक में है, इसमें इंग्लैंड और अर्जेंटीना को लेके हमेशा वर्चस्व छिड़ा रहता है, और फॉकलैंड वॉर भी आपको याद होगा अगर आप पढ़ते रहो तो। इसी प्रकार से जिब्राल्टर है जो कि स्पेन के साउथ कोस्ट में है, और उस पर यूनाइटेड किंगडम का अर्थात इंग्लैंड का उसमें वो है कॉलोनी है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि इंग्लैंड का एक प्रकार से कॉलोनी है जो कि नॉर्थ अटलांटिक में है, और वर्जिन आइसलैंड्स हैं जो कि कैरेबियन सी में यूएस के आइलैंड्स हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं, जिसमें कि आप ये बता सकते हैं कि हाँ भाई, अभी भी आइलैंड्स के रूप में बहुत सारे नॉन जो सॉवरेन टेरिटरीज हैं वो हैं, कॉलोनियल टेरिटरीज हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत सीमित हो गई है। इसकी आलोचना की जाती है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट आलोचना की जाती है कि जिन लोगों ने किसी भी आधार पर कॉलोनिज्म को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, वो बिल्कुल गलत हैं और उनके तर्क बिल्कुल बेमानी है। जैसे कि 19वीं शताब्दी में जब अच्छा, आपको जान के बड़ा तैजुब होगा कि यूरोप ही कॉलोनिज्म का सबसे बड़ा ड्राइवर था, और यूरोप में ही लिबरल थॉट का जो अभ्युदय हुआ, उस लिबरल थॉट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि कॉलोनिज्म के विरोध में थी। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिन लोगों ने लिबरलिज्म को प्रमोट किया, उन्होंने किसी न किसी आधार पे कॉलोनिज्म को भी डिफेंड करने की कोशिश की। ये अपने आप में बहुत ही चिंता वाली भी बात है, और एक कंट्राडिक्शन भी शो करती है लिबरल पॉलिटिकल थॉट में। और इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं क्रिटिसिज्म की, मैं बता देता हूँ आपको कि जो भी वायलेंस हुआ
कॉलोनीज में वायलेंस बहुत हुआ, क्योंकि जो लोग भी शासक थे, विदेशी शासक थे, मास्टर्स थे, वो अपने मनमाना करते थे, वो वायलेंस करते थे और ये आर्गुमेंट देते थे कि साहब जो है वो अगर कोई लोकल नेटिव जो ट्राइब है या जो भी लोग रहते हैं, अगर उनके साथ कुछ वायलेंस किया जाए इसलिए कि प्राकृतिक कानूनों की स्थापना की जा सके या जो लॉ ऑफ नेशंस है उनकी स्थापना की जा सके, तो वो वायलेंस क्षम्य है। अब आप लॉजिक देखिए, कितना अजीब सा लॉजिक है। क्या ये डिफेंडेबल है कि आप वायलेंस को नेचुरल लॉज के रिस्टोरेशन के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए, लॉ ऑफ नेशंस के इन्फोर्समेंट के लिए यूज कर सके? दूसरा कि जो लोग भी प्रिमिटिव थे उनको ये लोग मानते थे कि साहब वो प्रिमिटिव है, लिहाजा दे नीड टू बी सिविलाइज्ड बाय द सुपीरियरिटी ऑफ द कॉलोनाइजिंग पावर। था जो संप्रभु, जो विदेशी शासक है वो उनको सिविलाइज करे और इस प्रकार से जो उनकी कल्चरल प्लूरलिज्म है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र थे जैसे भारत थी उसमें विविधताएं हैं, तो वो कहते थे कि उन विविधताओं को हम बाकायदा एक प्रकार से संरक्षित कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ी के आर्गूमेंट्स जो है वो दिए जाते हैं जो लोग भी कॉलोनिज्म को डिफेंड करते हैं। तो ये लिबरल थॉट में एक कंट्राडिक्शन आपको दिखाई देता है कि लिबरल थॉट वैसे तो बड़ा लिबरल थॉट कहने को कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, दिस एंड दैट की, सोशल जस्टिस की बात करेगा, लेकिन जब कॉलोनिज्म की बात आती थी तो वो इन ग्राउंड्स पे कॉलोनिज्म के वायलेंस को, कॉलोनिज्म को डिफेंड भी करता था। इसमें एक अपवाद है जेएस मिल, हालांकि उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल, आपने सबने नाम सुना होगा, ऑन लिबर्टी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, संभवतः हम लोगों ने शायद पहले चर्चा भी की हो, लेकिन उन्होंने एक और किताब लिखी थी कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, 1861 में जो प्रकाशित हुई थी, और उसमें 4 कारण उन्होंने गिनाए हैं कि क्यों जो कॉलोनाइजर्स हैं, वो विदेशी जो हैं, वो दूर सुदूर देश में जाके और देशी जो राज्य हैं या कॉलोनीज हैं उन पर शासन करने के लिए फिट नहीं है। 4 रीजंस। नंबर 1, पहला उनका कहना था कि उनको तो कोई स्थानिक चीज़ों का ज्ञान ही नहीं होता है, स्थानीय चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनको बारीकियां समझ नहीं आती हैं, इसलिए वो कभी अच्छे पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि उनको स्थानीय चीज़ों का, लोकल कंडीशंस का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता। दूसरा कि उनको चूंकि अपने कल्चरल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं लोकल्स से, इसलिए वो कभी लोकल्स के प्रति सिंपैथेटिक नहीं हो सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल नेचुरल है। तीसरा, उन्होंने कहा कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी विदेशी उसमें व्यक्ति में और देशी व्यक्ति में, तो नेचुरली उनकी जो एक साइकोलॉजिकल प्रेफरेंस रहती है वो अपने विदेशी उसका मूल के लोगों के पक्ष लेने के लिए होती है। और चौथी चीज़ उसने कहा मिल ने कि जो प्राइमरी एम है वो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता और होता भी नहीं है। उनका जो प्राइमरी एम है वो मनी अर्न करने का है और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अर्थव्यवस्था, अर्थात उनकी इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन करना है। ये मार्क्स ने 4 रीजन बताए थे, इसलिए मार्क्स ने कहा था कि भाई कॉलोनियलिज्म इसलिए मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हालांकि जेएस मिल ने इस बात को कहा जरूर, लेकिन उसने जो लेटर रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि मिल ने ये बात कही जरूर, लेकिन ये बात उसने ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर कहा कि वो एक्सेप्शन है, और क्योंकि वो ब्रिटिश साम्राज्य के एक्सपेंशनिज्म को या ब्रिटिश साम्राज्य के कॉलोनिज्म को मानता था कि वो ठीक है, वो बेहतर है, उसमें ये सब प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देती है। मार्क्स को अगर ले तो मार्क्स भी कॉलोनिज्म को कंडेम नहीं करता है, कॉलोनिज्म को एक हिस्ट्री की प्रोसेस के रूप में देखता है। हालांकि वो एक पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन चूंकि मार्क्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मार्क्स डायलेक्टिक में कॉन्फ्लिक्ट का एक मॉडल लेके चलता है, तो वो कहता है कि ये जो कॉलोनाइजेशन है दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन ऑफ डायलेक्टिक्स। तो जो द्वंदात्मकता का है वो कॉन्सेप्ट हमको दिखाई देता है, और वो क्या होता है कि फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में ट्रांजिशन के लिए कॉलोनाइजेशन को वो डिफेंड करता है, उसको रैशनलाइज करता है मार्क्स। अब कहाँ तक ये बात ठीक है ये आप समझें, लेकिन मार्क्स कॉलोनाइजेशन को एक प्रकार से आउटराइट कंडेम नहीं करता है, बल्कि एक हिस्टोरिकल नेसेसिटी के एक इंपॉर्टेंट स्टेप के रूप में ट्रीट करता है। फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में ट्रांजिशन के लिए उसको एक इंपॉर्टेंट स्टेज मानता है। और लेनिन तो कहता है कि इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म। अर्थात इंपीरियलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म भी लगभग कॉलोनिज्म से मिलता जुलता ही टर्म है, जिसमें कॉलोनिज्म इम्प्लाइड है। हम लोग कभी फिर बाद में इंपीरियलिज्म
इंपीरियलिज्म पे चर्चा करेंगे, लेकिन कोलोनियलिज्म इम्प्लाइड है इंपीरियलिज्म में। तो लेनिन तो कहते ही कि इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म। तो इस प्रकार से इसकी आलोचनाएं हैं। मुझे लगता है कि आप कोलोनियलिज्म के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई विचार हो, तो हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू सो मच।